नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पनाओं की दुनिया में, जहां हर कहानी एक नया सफर है। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात जान लीजिए। हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं और इनका किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई भी पात्र या घटना आपको किसी के निजी जीवन से संबंधित लगे, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक संयोग माना जाएगा। तो अपनी कल्पनाओं के दरवाजे खोल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नए रोमांचक सफर को। अब सब कुछ सोंग जिनवू के फैसले पर निर्भर करता था। जिनवू ने अपने हाथ में रैंकी के मैजिक क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और बगल में एक नजर डाली। ये जू हुई उसे देखकर सिर हिला रही थी। लग रहा था कि वह बहुत चिंतित है। वास्तव में जिनवू भी अंदर से चिंतित था। आमतौर पर वह कभी भी कोई अनावश्यक जोखिम लेने की कोशिश नहीं करता। न केवल उसमें ऐसा करने की क्षमता की कमी थी, बल्कि वह इतना बहादुर भी नहीं था। हालांकि जिनवू की एक छोटी बहन थी जो आने वाले महीनों में यूनिवर्सिटी की छात्रा बनने वाली थी। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। फिलहाल जिनवू 24 साल का था। वह उस उम्र में था जब उसे अपनी अकादमिक पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन उसने उस सपने को छोड़ दिया क्योंकि, खैर, उसके पास पैसा नहीं था। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन को भी वही त्याग, वही दर्द सहना पड़े जो उसने सहा था। अभी उसके लिए एक एक पैसा कीमती था। आज सिर्फ मिस्टर पार्क को ही बड़े स्को की जरूरत नहीं है। जिन वू ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं आगे बढ़ने के लिए वोट करता हूं। तभी उसने अपनी बगल से निराशा भरी एक धीमी आह सुनी। भाग 2, द डुअल डंजन। गलियारा अंतहीन रूप से चलता गया। आगे मिस्टर सोंग और अन्य मजबूत हंटर्स ने नेतृत्व संभाल रखा था। सोंग ने आगे का रास्ता रोशन करने के लिए अपनी हथेली पर एक छोटी सी लौ जलाई हुई थी। मिस्टर किम ने सोंग के साथ चलते हुए उससे पूछा, हम काफी दूर तक चल चुके हैं, है ना? हमें यहां से भागने के लिए जरूरी समय पर भी विचार करना चाहिए। हम कितनी देर से चल रहे हैं? किम ने अपनी घड़ी देखी। लगभग 40 मिनट। बॉस के मारे जाने के 1 घंटे बाद एक गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसलिए हमारे पास लगभग 20 मिनट का समय बचा है। अगर हम अगले 20 मिनट में बॉस को नहीं देख पाए, तो मेरा सुझाव है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है। सोंग ने थोड़ी देर के लिए अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अपने अंगूठे से अपनी पीठ की ओर इशारा करे। मिस्टर किम, आगे अंधेरा है, तो आप मेरे पीछे क्यों नहीं खड़े हो जाते? किम ने 1 या 2 सेकंड के लिए सोंग की लौ को घूरा, इससे पहले कि वह बिना कुछ कहे अपना स्मार्टफोन बाहर निकाले और स्क्रीन ऑन कर दे। और फिर गलियारा काफी तेजी से जगमगा उठा। सोंग ने अपनी लौ और स्मार्टफोन के बीच अपनी नजरें बदली, इससे पहले कि वह भी बिना कुछ कहे अपने फोन को तलाशने लगा। ग्रुप का सबसे आखिरी हिस्सा सोंग जिनवू के लिए आरक्षित था, जो कुछ ही देर पहले बुरी तरह से घायल हो गया था, और ये जूहुई के लिए, जिसके पास मुकाबले के कोई कौशल नहीं थे। जिनवू ने अपनी गर्दन के पीछे खरोंचा। माफ करना, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। किस लिए? इसके लिए, आपको पता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको यहाँ खींच लाने के लिए। मैं ठीक हूँ, इसलिए आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिन वू ने सावधानी से जूहुई के चेहरे का अध्ययन किया। वह निश्चित रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। जिन वू ने अपने मूड को बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हुए अपना सिर इधर उधर झुकाया, इससे पहले कि उसने उससे फिर से पूछा, पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर, क्या आप सच में ठीक हैं? इस पर जूहुई ने अपनी नजर उसकी तरफ घुमा ली। बेशक मैं नहीं हूं। क्या आप होश में हैं? अगर आपको कुछ इंच ऊपर वार किया जाता, तो अब तक आपके दिल में एक छेद हो जाता। और आपके हाथों और पैरों पर उन चोटों का क्या? उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको किसी तरह ठीक करने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी आप खुद को एक और डंजन में फेंकना चाहते हैं। साथ ही, आपको ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह इतनी तेजी से बोली कि जिन वू को उसे सुनकर दिमाग सुन्न होने जैसा महसूस हुआ। हालांकि वह हर बात में सही थी।
अगर रैंक बी की उत्कृष्ट हीलर ये जू हुई की उपस्थिति नहीं होती, तो जिनवू एक हंटर के रूप में काम करना तो दूर, अप्रभावित होकर जिंदा भी नहीं रह पाता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसी उच्च रैंक वाली और मुश्किल से मिलने वाली हीलर्स की एसोसिएशन के हॉल के भीतर इतनी ज्यादा कद्र क्यों की जाती थी। रुको, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं मिस जू हुई का बहुत ऋणी हूँ, है ना? जू हुई एक हीलर टाइप हंटर थी, जो दुर्लभ प्रजातियों में से सबसे दुर्लभ थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह रैंक बी की एक प्रतिभा भी थी। जब भी कोई गेट खुलता था, तो एसोसिएशन हमेशा उसे घायल हंटर्स को ठीक करने के लिए बुलाता था। और जब भी जिनवू किसी रेड में हिस्सा लेता था, तो वह लगभग हमेशा उसके बगल में ही बैठता था। क्या आपको दर्द हो रहा है? कृपया थोड़ी देर और रुकिए। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? क्या आप पिछली बार वाले व्यक्ति हैं? आप फिर से घायल हो गए। ऐसा लगता है आजकल हम काफी बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना? आपने कहा था कि आपका नाम मिस्टर जिनवू है। खैर, क्या ये ठीक रहेगा? शायद हंटर की यह जिंदगी आपको वास्तव में सूट नहीं करती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप फिर से यहाँ हैं। मुझे अपनी बाह दिखाओ। नहीं, वह नहीं। उस बाह पर पट्टियां लगाओ। मेरा मतलब टूटी हुई हड्डी वाली दूसरी बाह से था। इस समय जिन वू का उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए आभारी महसूस करने का समय बीत चुका था, और ये दृढ़ता से उसके लिए असुविधा पैदा करने के लिए माफी मांगने के क्षेत्र में आ गया था। जब जिन वू उदास दिखने लगा, तो जू हुई को भी उसे डांटने के लिए थोड़ा बुरा महसूस हुआ और उसका रवैया काफी हद तक नरम पड़ गया। क्या आप सच में माफी मांगते हैं? हाँ, मैं हूँ। जू हुई थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में पड़ गई, इससे पहले कि वह अपनी आंखों के कोने से उसे देखने लगी और उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ गए। अगर आप सच में माफी मांगते हैं, तो क्यों न आप मुझे किसी दिन रात के खाने पर ले चले? उद्धरण चिन्ह। ये बिल्कुल अप्रत्याशित प्रस्ताव था। जिन वू ने हैरानी भरी अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा और उसके चेहरे पर एक टीनेज लड़की की तरह शरारती मुस्कान खींची हुई पाई। एक टीन लड़की? हाँ। सच तो ये था कि जू हुई अभी भी एक युवा लड़की थी जिसने मुश्किल से अपने 20वें साल में प्रवेश किया था। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह अगले साल 21 साल की हो जाएगी? अगर उसके लंबे बालों को कुछ छोटा कर दिया जाए, और उसके वर्तमान पहनावे को स्कूल यूनिफॉर्म से बदल दिया जाए, तो वह पूरी तरह से हाई स्कूल सीनियर जैसी लगेगी। उसके भटकते हुए दिमाग ने स्कूल यूनिफॉर्म में जू हुई की छवि बनाई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जब जिन वो अपने जवाब में झिझका, तो जू हुई के गाल गुब्बारे की तरह फूलने लगे। क्या तुम मुझे रात के खाने पर नहीं ले जाना चाहते? उद्धरण चिन्ह। तभी यह हुआ। अचानक आगे काफी हलचल हो गई। हमें मिल गया। ये बॉस का चैम्बर है। जिन वू और जूहुई की नजरें अपने आप आगे की ओर चली गईं, और उन्होंने रास्ते को रोकते हुए एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा देखा। हंटर्स ने तुरंत इस दरवाजे को घेर लिया। यह क्या है? गुफा के अंत में दरवाजा क्यों है? क्या हमें पहले कभी दरवाजे वाला बॉस चैम्बर मिला है? मुझे यकीन है, ये निश्चित रूप से पहली बार है। क्या यह अजीब तरह से खतरनाक महसूस नहीं होता? उद्धरण चिन्ह। हंटर्स ने एक एक करके अपनी शंकाएं और डर व्यक्त करना शुरू कर दिया। चूंकि उनकी अपनी जान दांव पर लगी थी, इसलिए उन्हें सतर्क और सावधानी बरतनी थी। हालांकि अगर कोई बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है, तो वह सबसे पहले स्वर्ग द्वारा भेजे गए अवसर को हथियाने में विफल हो जाएगा। मिस्टर सोन को लगा कि यह ऐसा ही एक का मामला था। क्या आप सब इतना दूर आने के बाद खाली हाथ लौटने की योजना बना रहे हैं? सोंग ने अपने हाथ दरवाजे पर रखे। अगर आप यही चाहते हैं, तो अपना सिर फोड़ लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, भले ही इसका मतलब हो कि मैं अकेला जाऊंगा। सोंग 10 साल के अनुभव वाला रैंक सी हंटर था। अगर उसकी उम्र 60 से ज्यादा नहीं होती, तो वह अपने उत्कृष्ट कौशल की वजह से अब तक एक बड़ी गिल्ड में बहुत पैसा कमा रहा होता। और जब उस जैसे एक हंटर ने इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी राय व्यक्त की, तो दूसरों को पहले से कम चिंता महसूस होने लगी। एक मिनट रुको। कुछ हंटर्स को डुअल डंजन की अफवाहें याद आने लगी।
मैंने सुना है कि डुअल डंजन के भीतर अविश्वसनीय खजाने छिपे होते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि एक निश्चित छोटी से मध्यम गिल्ड को एक डुअल डंजन मिला और वह लगभग रातों रात एक बड़ी गिल्ड में विकसित हो गई। एक डंजन के अंदर राक्षसों के पास लगभग समान रैंक होती है, भले ही वे कहीं भी स्थित हों, इसलिए शिकार करना खुद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर डुअल डंजन के भीतर अविश्वसनीय खजाने छिपे हों जैसा कि अफवाहों ने कहा था, और इस दरवाजे के पार के राक्षसों की कठिनाई लगभग वैसी ही थी जैसी उन्होंने अब तक रैंकी प्राणियों से लड़ाई की थी। मैं उस बुरे आदमी को सारा खजाना हड़पने नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। प्रसवोत्तर देखभाल, पहले पैदा हुए बच्चे की स्कूल फीस, और आइए यह न भूलें, इस महीने का किराया भी लगभग देय है। हंटर्स की राय अब एक ही थी। जिन वू ने भी खुद को मजबूत किया। मैं सिर्फ एक रैंक की मैजिक क्रिस्टल के साथ घर नहीं लौट सकता। कम से कम मुझे एक रैंक डी नहीं, एक और रैंक की राक्षस को मारना होगा। इसे एक राक्षस होने की भी जरूरत नहीं थी। अगर इसके बजाय खजाना हो तो एक डंजन में पाए जाने वाले खजाने या दुर्लभ लूट को आमतौर पर एक रेड में सभी प्रतिभागियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था। ये पुरस्कारों को साझा करने का एक काफी अलग तरीका था जहां कोई केवल मैजिक क्रिस्टल पर कब्जा कर सकता था जिसे उन्होंने खुद हासिल किया था। अगर आज हम बड़ा स्को करते हैं, तो शायद कुछ समय के लिए घर पर चीजें बेहतर हो सकती हैं। जिन वू ने घबराकर अपनी लार निगल ली। जू हुई ने उसकी दृढ़ अभिव्यक्ति देखी और उससे पूछा, क्या शौक के तौर पर हंटर बनने वाले किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति ऐसी दिखती है? उद्धरण चिन्ह। जिन वू ने अपने कंधे उचकाए। आजकल अपनी मुख्य पेशे में कौन अपनी जान दांव पर लगाता है, जब तक कि यह एक शौक न हो, जाहिर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ए है। जैसे ही जू हुई के चेहरे पर हैरान अभिव्यक्ति बनी, सोंग ने डंजन के दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराकर खुल गया। भारी दिखने वाले दरवाजे पर किसी तरह का कोई तंत्र स्थापित होना चाहिए था, क्योंकि 60 साल के आदमी की शारीरिक ताकत इसे आसानी से खोलने के लिए पर्याप्त थी। धड़ाम। अब जब दरवाजा चौड़ा खुल गया था, तो विशाल खुली हुई अंदरूनी जगह खुद सामने आ गई। हंटर्स ने जल्दी से अंदर प्रवेश किया। चलो हम भी अंदर चलते हैं। जिन वू को डर था कि वह पीछे रह जाएगा, इसलिए उसने जूहुई का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। जूहुई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही हंटर्स ने अंदर कदम रखा, दीवारों पर कसकर लगे कई मशालों पर एक ही समय में आग भड़क उठी। इसके कारण अंदरून बड़ी ही जगह काफी हद तक जगमगा उठी। यह क्या बकवास है? रोशनी अपने आप कैसे जल गई? इस तरह का डंजन पहली बार देख रहा हूं। कुछ इस जगह के बारे में अलग है। हंटर्स ने सावधानी से अपने आसपास का अध्ययन किया। जगह का समग्र वातावरण एक प्राचीन मंदिर जैसा था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पुराना और कुछ हद तक जर्जर मंदिर, कुछ ऐसा जो शायद जमीन के नीचे दफन और छिपा हुआ हो। फर्श, दीवारों और छत पर छिटपुट रूप से काए और खरपतवार दिखाई दे रहे थे। कई हंटर्स थोड़ा पीछे हट गए और कांप गए। यहां थोड़ी डरावनी लग रही है ना? क्या ऐसा महसूस नहीं होता जैसे कोई हमें देख रहा है? डरे हुए हंटर्स को पीछे छोड़कर समूह के 3-4 सबसे मजबूत लोग और अंदर चले गए। तस्क, ऐसा कुछ मत कहो जिससे हमारा काम खराब हो जाए, है ना? उद्धरण चिन्ह। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और घर जाते हैं। अंदरूनी जगह बेतुकी रूप से विशाल थी। चैम्बर एक विशाल गुंबद के आकार का था। ये कई ओलंपिक स्टेडियमों जितना बड़ा था, जो सियोल में पाए जाते थे, उन्हें एक साथ रखा जाए, नहीं, शायद यह उससे भी बड़ा था। हालांकि कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि यह अभी भी अपर्याप्त था। इसका कारण काफी स्पष्ट था। वह चीज वहां नहीं, बिल्कुल नहीं, वह चीज बॉस है ना? गुंबद के सबसे गहरे हिस्से में एक ऐसी चीज जो तर्क को धता बताने वाली विशालकाय थी, खुद जितनी बड़ी एक सिंहासन पर बैठी थी। यह एक विशाल पत्थर की मूर्ति से कम नहीं थी। हे भगवान, वाह! हंटर से हैरान होकर सांसें निकल गईं। जिन वू के दिमाग में आने वाली पहली छवि न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की थी।
अगर वह मूर्ति एक कुर्सी पर बैठ जाती तो क्या वह अज्ञात देवता की उस मूर्ति जितनी बड़ी नहीं होती। खैर, लिबर्टी एक महिला थी, जबकि सिंहासन पर बैठा हुआ एक आदमी था। नहीं, रुको, शायद यह उससे भी बड़ा है। हंटर्स देवता की मूर्ति के पैर के पास घबराकर अपनी लार निगलने लगे। उनके चेहरों पर कसा हुआ और भारी आशंका और चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे इस मूर्ति के डंजन के बॉस होने की चिंता कर रहे थे। ... हालांकि मूर्ति 1 इंच भी नहीं हिली। ये कितनी भाग्यशाली बात थी। हफ, यहां तक कि सोंग ने भी राहत की सांस ली। ठीक है, सब लोग फैल जाओ। अब जब उन्हें कुछ राहत मिली, तो हंटर्स खुद में विभाजित हो गए और आसपास के क्षेत्र की तलाश शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक भी राक्षस है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? राक्षस तो छोड़ो, मुझे एक भी कीड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। पत्थर के देवता की मूर्ति का चैम्बर विशाल हो सकता था, फिर भी इसकी वास्तविक आंतरिक संरचना सरल थी। दीवारों पर अनगिनत मशालें वहां पाई जा सकती थीं, और इन दीवारों के सामने और भी पत्थर की मूर्तियां एक इंसान से थोड़ी लंबी, खड़ी और अचल थीं। यहां भी वे बहुत सारी थीं, जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर पाई गईं। वे सब काफी सुंदर हैं, है ना? ऐसा लगता है वे कला के काम हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। प्रत्येक पत्थर की मूर्ति द्वारा पकड़ी गई वस्तुएं विविध और अलग थीं। कुछ ने हथियार पकड़े थे, एक के पास एक किताब थी, कुछ ने संगीत वाद्ययंत्र ले रखे थे, और यहाँ तक कि मशालें भी। ऐसा लगता है जैसे वे एक पवित्र मंदिर की मूर्तियों की तरह हैं। सोंग ने वह पूरा किया जो किम कहना चाहता था। फिर सोंग ने अपने पैरों के नीचे कुछ पाया। क्या यह एक मैजिक फॉर्मेशन नहीं है? उसे इस मंदिर के बीच में स्थित एक मैजिक फॉर्मेशन मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी, माफ करना, मिस्टर सोंग, आजी, यहाँ कुछ लिखा है। क्या आप यहाँ आकर देख सकते हैं? हंटर्स में से एक ने एक ऐसी मूर्ति खोजी जो दूसरों से अलग थी और सोंग को बुलाया। सोंग ने मैजिक फॉर्मेशन का अध्ययन करना बंद कर दिया और फर्श से उठ गया। अन्य हंटर्स सभी उस मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा हो गए जिसकी ओर सोंग जा रहा था। केवल इस मूर्ति में पंखों का एक जोड़ा था और उसने एक पत्थर की पटिया ले रखी थी। जिस चीज पर हंटर्स ने ध्यान केंद्रित किया वह इस पटिया में उकेरे गए अक्षर थे। सोंग ने पटिया पर एक नजर डाली और किसी खास को संबोधित न करते हुए बड़बड़ाया। ये रून वर्णमाला है। रून वर्णमाला, ऐसे शब्द जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जा सकते थे, और केवल डंजन के भीतर पाए जाते थे। केवल वे हंटर्स जिन्होंने जादू से संबंधित व्यवसायों को जगाया था, वे ही उन्हें समझ सकते थे। कारुतेनन मंदिर के नियम। सोंग ने बहुत पहली पंक्ति पढ़ी। गहरे घबराए हुए चेहरे के साथ, जिन वू पटिया की सामग्री को सुन रहा था, जैसा कि मिस्टर सोंग द्वारा पढ़ा जा रहा था। हालांकि किसी ने अचानक उसकी बांह खींच ली। जब उसने पीछे देखा, तो उसने जूहुई और उसके मौत के जैसे पीले रंग का चेहरा देखा। आगे का भाग जल्दी वह आएगा। धन्यवाद।